अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जाज़ेब हाशमी और ये है होंडा सिविक रिबर्थ 2013 मॉडल। ये होंडा सिविक की 9th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2011 में लॉन्च की गई थी और पाकिस्तान में ये गाड़ी 2012 से आना शुरू हुई है और ये 2012 से 2016 तक आई है। 2016 में इसकी नेक्स्ट जनरेशन आ गई थी यानी सिविक एक्स और ये इस गाड़ी का टॉप ऑफ लाइन वर्जन है यानी VTI ओरियल प्रोस्मेटिक। इसमें 4 वेरिएंट्स आते हैं, VTI बेसिक, VTI प्रोस्मेटिक, फिर VTI ओरियल मैनुअल और VTI ओरियल प्रोस्मेटिक। ये इस गाड़ी का टॉप ऑफ लाइन वर्जन है और उसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि सिविक रिबर्थ में आ सकती हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, सनरूफ और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं आगे डिस्कस करूँगा इस रिव्यू के अंदर। ये गाड़ी 2011 में डिज़ाइन की गई थी और 11 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, तो इस गाड़ी में कंपैरेटिवली सिविक रिबॉन से थोड़ी कॉस्ट कटिंग की गई है। इसमें डैशबोर्ड के ऊपर काफ़ी चीप मटेरियल यूज़ किया गया है, लेकिन इसकी लुक्स क्योंकि अच्छी हैं तो मेरे ख्याल से ये इतना इशू नहीं है। इसका डैशबोर्ड मोस्टली हार्ड प्लास्टिक में है। रिबॉन और सिविक एक्स कंपैरेटिवली इससे डैशबोर्ड के लिहाज से थोड़ी बेहतर हैं, लेकिन लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से सिविक रिबर्थ किसी भी सिविक से या किसी भी पाकिस्तान में ऑफर होने वाली कार से बहुत बेस्ट है। इस गाड़ी का इंटीरियर काफ़ी मज़ेदार है मेरे ख्याल से। इस गाड़ी की डिमांड 27 लाख रुपए है। सिविक 25 से 35 के बीच में रेंज करती है डिपेंडिंग अपॉन मॉडल एंड कंडीशन। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। अगर आपको मेरे रिव्यूज़ पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपकी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपके पास इस गाड़ी के बारे में कोई राय हो तो उसको वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिएगा। हियर आर रिव्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये सिविक रिबर्थ की 9th जनरेशन का फ्रंट लुक है जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी मज़ेदार है और ये 2012-13 की मोस्टली होंडा की कार से बहुत मिलता जुलता है। सिटी भी ऐसी लगती है फ्रंट से, होंडा की एयरवे फिट वगैरह काइंड ऑफ ऐसी ही आती थी इस एरा में। अगर बात कीजिए इस गाड़ी की हेडलाइट की तो इसमें एक प्रोजेक्शन लैंप आता था, लेकिन इसमें हेडलाइट हेलोजन वाली आती थी। इसी तरह इसमें हाई बीम के लिए अलग से पॉइंट दिया गया है जो कि अगेन हेलोजन में था। बाकी इंडिकेटर और पार्किंग इसका हेडलाइट के अंदर ही माउंटेड है और इसमें नीचे फॉग लैंप भी आता है। रिबर्थ में 2015 से ऑनवर्ड फ्रंट कैमरा भी आना शुरू हो गया था। पहले इस कार में 2 कैमरास से, एक इंटीरियर में और एक बैक पे। 2015 से ऑनवर्ड्स लिमिटेड एडिशन में ग्रिल चेंज कर दी गई थी और उसके मोनोग्राम में कैमरा भी आना शुरू हो गया था। इस कार में आफ्टर मार्केट लगा हुआ है जो कि आप लेके लगवा सकते हैं बहुत आसानी से। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के बोनेट की तो ये कंपैरेटिवली कोरोला वगैरह से छोटा होता है क्योंकि इस गाड़ी में डैशबोर्ड काफ़ी बड़ा होता है। इसका इंजन डैशबोर्ड के अंदर तक जा रहा होता है। इसके बाद अगर बात कीजिए इसकी साइड प्रोफाइल की तो होंडा मोस्टली एक्सटीरियर के लिहाज से भी काफ़ी मज़ेदार होती हैं। इसमें कट लाइन्स वगैरह काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं, फ्रंट फेंडर में, रेयर फेंडर में और साइड में भी इसकी कट लाइन्स दी गई हैं जो कि इसकी लुक में एक अच्छा टच ऐड कर रही हैं। 2015 से ऑनवर्ड्स लिमिटेड एडिशन में डोर हैंडल में भी क्रोम आने लग गया था, इसमें ये आफ्टर मार्केट लेके लगवाए हुए हैं। बाकी अगर बात कीजिए इस गाड़ी के साइड मिरर की तो साइड मिरर भी इस गाड़ी के काफ़ी फीचर्स हैं। इस तरह से में इंडिकेटर भी आते हैं, ये रिट्रैक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी। आप इनको गाड़ी के अंदर बैठ के फोल्ड अनफोल्ड तो कर सकते हैं, लेकिन इनमें ऑटो का फीचर नहीं आता। और उसके अलावा सिविक में ये क्वार्टर ग्लास भी आते हैं बोथ रिबॉन और रिबर्थ में, इनकी विजिबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए। सिविक रिबॉन के अंदर जो इसके पिलर्स थे वो काफ़ी बड़े थे जो कि आपकी विजिबिलिटी को काफ़ी हद तक इफेक्ट करते थे। इसमें पिलर्स छोटे कर दिए गए हैं। अगर बात कीजिए इसकी विंड स्क्रीन की तो ये भी एज़ कम्पेयर टू कोरोला वगैरह काफ़ी बड़ी है। सिविक में रिबर्थ और रिबॉन दोनों में डैशबोर्ड काफ़ी मैसिव आया है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर लुक की तो ये रिबर्थ का रेयर लुक है जो कि मेरे ख्याल से इससे बेहतर हो सकता था। रिबॉन कंपैरेटिवली इससे बहुत अग्रेसिव लगती थी। ये कार बस ठीक थी बैक से। अगर बात कीजिए इसकी टेल लाइट्स की तो टेल लाइट इस गाड़ी की अगेन इसमें बहुत सारा एरिया खाली छोड़ा हुआ था। इंटरनेशनल वर्जन में यहाँ पे रेड फॉग आती होती है, इसमें ये ब्लैंक था। बाकी इसमें ऊपर वाला एरिया भी ये सारा ब्लैंक है। इंडिकेटर और रिवर्स इसमें हेलोजन वाले आते हैं और नीचे जैसे ये ब्रेक के लिए एक हेलोजन लैंप दिया गया है। बाकी इसकी टेल लाइट का काफ़ी बड़ा एरिया ये ब्लैंक है, तो मेरे ख्याल से अगर ये होंडा इसको भी यूज़ करता या ये LED में होती तो इससे बेहतर लगती। बाकी इसका लिफ्ट स्पॉइलर ये आफ्टर मार्केट है। ओवरऑल इसका रेयर लुक मेरे ख्याल से इससे बेहतर हो सकता था, बट स्टिल इट्स ओके। इसके बाद अगर बात कीजिए इसकी ट्रंक की तो ट्रंक को अनलॉक करने के लिए 2 तरीके हैं, एक केबिन के अंदर से और एक की फॉब से। की फॉब पर दिए गए बटन को दबा के रखेंगे तो इसकी ट्रंक ऑटोमेटिकली अनलॉक होती है लाइक दिस। और ये इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी, इसकी एग्जैक्ट ट्रंक कैपेसिटी आपको यहाँ पे शो हो रही है और इसकी ट्रंक में ये नीचे मैट दिया गया है जिसको उठा के आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। बाकी इस गाड़ी की रेयर बेंचेस फिक्स ही हैं, ये फोल्डेबल नहीं है। इवन सिविक की 11th जनरेशन में भी नहीं आती है फोल्डेबल, जो कि मेरे ख्याल से होती तो अच्छी बात थी। ग्रैंडी और एलेंट्रा दोनों में सीट फोल्डेबल आती हैं जिनको फोल्ड करके आप उस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। बाकी अगेन इसमें ये कोई इंसुलेशन भी नहीं दी गई ट्रंक के अंदर, जो कि होती तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। सिविक एक्स में भी नहीं आई, फेस लिफ्ट से पहले तक फेस लिफ्ट में दी गई थी जो कि मेरे ख्याल से पहले भी होती तो अच्छी बात थी। बाकी बैक पे इसके ये एक ब्रेक लैंप आता है और इसकी रूफ बिल्कुल सिंपल सी है, इसमें कोई शॉर्ट फिन एंटीना वगैरह नहीं आता। और सिविक के ओरियल वेरिएंट्स में स्क्रीन और रिवर्स कैमरा दोनों आते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये सिविक रिबर्थ 2013 मॉडल का इंटीरियर है।
जो कि मेरी ओपिनियन में पाकिस्तान में आने वाली अब तक की किसी भी कार से बहुत बेहतर है। सिविक रिबॉन में पहली बार डुअल डैश का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया था और रिबर्थ में भी वही कंटिन्यू किया गया है। इसमें जो स्क्रीन्स वगैरह हैं ये काफ़ी हद तक ड्राइवर के ऊपर फोकस हैं। ये थोड़ी सी इस तरफ टिल्ट है, इसी तरह यहाँ से भी गाड़ी यहाँ से थोड़ा टिल्ट है, तो ये आपको कॉकपिट टाइप का व्यू देती है। अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इसका 3 स्पोक है। लेफ्ट राइट स्पोक को डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक के जो कंट्रोल्स हैं ये मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं और आप इस गाड़ी के एमआरआई डिस्प्ले के बीच में यहाँ से नेविगेट भी कर सकते हैं। इस गाड़ी में स्क्रीन्स बहुत सारी आती हैं। इसी तरह राइट स्पोक के जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये इस गाड़ी के क्रूज़ के हैं। क्रूज़ इस गाड़ी के सिर्फ ओरियल वेरिएंट्स के अंदर आता होता है। इसका जो सिंपल प्रोस्मेटिक वर्जन है उसमें क्रूज़ नहीं आता होता और ये स्पोक उसकी ब्लैंक होती है। बाकी एयरबैग इस गाड़ी में टोटल 2 आते थे, एक स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है और एक डैशबोर्ड के अंदर। ये भी सिविक रिबॉन से आना शुरू हुए थे, उससे पहले सिविक में एयरबैग्स भी नहीं आते थे। इसका जो नीचे वाला लेवल है इसमें ये इस गाड़ी का आरपीएम दिया गया है जो कि एनालॉग है। इसी तरह इसके डैशबोर्ड की जो सेकंड लेयर है इसमें इसका स्पीडोमीटर दिया गया है जो कि डिजिटल है। सिविक में रिबॉन से ऑनवर्ड्स मीटर डिजिटल आ रहे हैं और उसके साथ इसका फ्यूल गेज दिया गया है और लेफ्ट पे इसकी एवरेज दी गई है, वेरिएबल एवरेज। इसमें ये बीच में लाइंस दी गई हैं, अगर आप एक्सेलरेट करें तो ये ग्रीन हो जाती हैं और वैसे ये ब्लू रहती हैं। साथ इसके यहाँ पे स्क्रीन दी गई है जो कि आपको टाइम शो करवाती है आइडल पे। बाकी आपको इस गाड़ी के बारे में डिफरेंट स्टैट्स शो करवाती है जैसे कि ऑडियो, बाकी एवरेज किलोमीटर पर लीटर, ट्रिप्स, ऑडोमीटर वगैरह, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें आपको यहाँ पे शो होती हैं। तो ये भी मेरे ख्याल से एक मज़े की चीज़ है। इस गाड़ी में स्क्रीन्स काफ़ी सारी दी गई हैं, एक ये स्क्रीन है, फिर एक ये स्क्रीन है, तो इसकी लुक काफ़ी मज़ेदार आती है। बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड की जो फिनिश है ये ऊपर वाला एरिया इसका चीप प्लास्टिक है जो कि अगर सॉफ्ट पैडिंग की फिनिश में होता तो मेरे ख्याल से बेहतर था। ये गाड़ी ग्लोबल रिसेशन के टाइम पर डिज़ाइन की गई तो इसमें थोड़ी बहुत होंडा ने कॉस्ट कटिंग की है एज़ कम्पेयर टू रिबॉन, और इसी तरह सिविक एक्स में भी काफ़ी हद तक कॉस्ट कटिंग की गई थी। अगर बात की जाए डोर्स की तो इसमें ये वाला एरिया सॉफ्ट पैडिंग की फिनिश में है, लेकिन इसमें भी कुछ जगहों पे प्लास्टिक यूज़ किया गया है जो कि मेरे ख्याल से इससे बेहतर हो सकता था। डैशबोर्ड के सेक्टर में इसके मल्टीमीडिया पैनल दिया गया है जो कि एंड्रॉयड है और ये आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। इसमें जो जेन्युइन मल्टीमीडिया पैनल आता है वो थोड़ा डिफरेंट था, उसमें कोई खास फीचर्स वगैरह नहीं आते और उसमें लैग का भी इशू आ रहा था। तो अगर आप ये आफ्टर मार्केट लेके एंड्रॉयड पैनल लगवा लें तो ये कंपैरेटिवली से बहुत बेहतर आता है। इसमें नेविगेशन भी आती है और क्योंकि ये वाईफाई वाला होता है तो इसमें आप ऐप्स वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं अपनी मर्जी से। 2015 से ऑनवर्ड जो स्क्रीन आती थी उसके आसपास एक नियॉन लाइट भी आती थी। एयरवेंट्स गाड़ी में टोटल 4 ही आते हैं, चारों ही डैशबोर्ड में माउंटेड हैं। रेयर पैसेंजर्स के लिए इसमें कोई एयरवेंट्स नहीं दिए गए। मल्टीमीडिया सिस्टम से नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। अगेन क्लाइमेट कंट्रोल भी सिर्फ ओरियल वेरिएंट्स के अंदर आता है। इसके जो सिंपल प्रोस्मेटिक और सिंपल वेरिएंट है उसमें क्लाइमेट कंट्रोल नहीं आता। ये ऑटोमेटिक है और ये सिंगल ही जोन है। इसमें आप टेम्परेचर वगैरह यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। आप जिस टेम्परेचर पे गाड़ी को रख देंगे गाड़ी उसके लिहाज से केबिन का टेम्परेचर एडजस्ट करेगी। बाकी फैन स्पीड वगैरह यहाँ से एडजस्ट होती है जो कि हर गाड़ी में इसी तरह के ही होते हैं। और उससे नीचे एक ऑक्स का इनपुट आता है और सिगरेट लाइटर आता है। उससे नीचे इसकी एक ड्रॉर दी गई है और उससे पीछे इस गाड़ी का गेयर लेवर दिया गया है। इस गाड़ी में गेयर लेवर काफ़ी सिंपल सा है और इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND, T3, 2 और 1। 1 बेसिकली फर्स्ट गियर है, 2 सेकंड गियर और D3 थर्ड गियर, और इसके बाद गाड़ी अगले गियर्स में जाती है। अगर आपने इसको कहीं चढ़ाई वगैरह पर चढ़ाना है तो आप इसको D3, 2 या 1 में रखेंगे। उससे पीछे इस गाड़ी की हैंड ब्रेक दी गई है जो कि ट्रेडिशनल ही है। रिबॉन में हैंड ब्रेक यहाँ पे आती थी और उसकी फील भी कंपैरेटिवली इससे थोड़ी सी बेहतर थी। इसमें हैंड ब्रेक यहाँ पे दे दी गई है। इसके साथ ये इसके 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। इसके बीच में ये डिवाइडर भी आता है, तो मेरे ख्याल से एक मज़े की चीज़ है। और उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि फैब्रिक की फिनिश में ही है। इस गाड़ी में इंटीरियर फैब्रिक की फिनिश में ही आता है। लिमिटेड एडिशन में लेदर भी ऑफर हो गया था। बाकी इसकी सेंटर कंसोल की कैपेसिटी जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी स्पेशियस है। अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की तो लिमिटेड एडिशन से पहले इस गाड़ी की सीट्स फैब्रिक की फिनिश में ही आती थी और वही फैब्रिक इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। इस गाड़ी में भी सीट्स वगैरह फैब्रिक की फिनिश में है जेन्युइन। बाकी स्पीकर इस गाड़ी में टोटल 6 आते हैं, 4 डोर्स में और 2 ट्वीटर्स। विंडोज़ के कंट्रोल ड्राइवर के सेट पे दिए गए हैं। इस गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर की विंडो सिंगल टैप वाली है और बाकी तीनों विंडोज़ नॉर्मल हैं। उससे आगे लॉक अनलॉक दिया गया है, विंडोज़ लॉकर अनलॉकर और इस गाड़ी के साइड मिरर के कंट्रोल्स। साइड मिरर भी इस गाड़ी में रिट्रैक्टेबल आते हैं, यानी कि आप इनको गाड़ी के अंदर बैठ के ही फोल्ड एंड फोल्ड भी कर सकते हैं और आप इनको यहीं से एडजस्ट भी कर सकते हैं। उससे आगे यहाँ पे इस गाड़ी का इकॉन का बटन दिया गया है। ये बेसिकली इसका इको मोड है, आप इसको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं और साथ ही इस गाड़ी का की होल दिया गया है। इस गाड़ी में फिजिकल की आती है जिसको इंसर्ट करके आप इस गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इसमें पोस्ट स्टार्ट भी आ जाता तो ये गाड़ी कंप्लीट पैकेज होती। स्टीयरिंग के राइट साइड पे इसके हेडलाइट के कंट्रोल दिए गए हैं जो कि बेसिक से हैं। इसमें फॉग के कंट्रोल भी आते हैं क्योंकि इसमें फॉग आती है। इसके छोटे वेरिएंट्स के अंदर ये वाला कंट्रोल नहीं आता तो लोग इसमें आफ्टर मार्केट फॉग लेके लगवाते हैं और उसका बटन यहाँ पे आ जाता है। वाइपर भी इस गाड़ी में रेन सेंसिंग नहीं आते, ये भी सिंपल से हैं। वैनिटी मिरर इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विदाउट अ लाइट। सेंटर में इसके ये सनरूफ के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इस गाड़ी में सनग्लास होल्डर नहीं आता। इस गाड़ी की सनरूफ को आप यहाँ से ओपन क्लोज कर सकते हैं लाइक दिस, और आप इसको अप पोजीशन में भी रख सकते हैं बंद करके।
बाकी सिविक में विंड स्क्रीन का ऊपर वाला एरिया ये टिंटेड आता है ब्लू कलर का, ये बेसिकली एज अ सनशेड का काम करता है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी भी इस गाड़ी में ठीक है। करोला से कंपैरेटिवली ये गाड़ी थोड़ी टाइट है, लेकिन बैक पे यहाँ पे 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं क्योंकि इस गाड़ी में फ्लोर बेड भी फ्लैट आता है। सिविक रिबॉन और रिबर्थ में फ्लोर बेड फ्लैट था, सिविक एक्स और फिर 11 दोनों में फ्लोर बेड में हैम्प आ गया है। आई डोंट नो व्हाई, तो उनमें थर्ड पर्सन का बैठना थोड़ा मुश्किल है फ्लोर बेड की वजह से, लेकिन इस गाड़ी में 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। हेडरेस्ट गाड़ी में 2 ही आते हैं। बाकी रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे कोई एयरमेट्स या चार्जिंग आउटलेट नहीं दिए गए, जो कि मेरे ख्याल से होते तो अच्छी बात थी। सिविक एक्स में आ गए थे बट इस गाड़ी में नहीं थे। बाकी बैक पे यहाँ पे ये सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको खोल के आप इसमें 2 कप होल्डर्स निकाल सकते हैं और आप इसको एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बैक में यहाँ पे कोई कैबिन लाइट्स नहीं आती, रीडिंग लाइट्स कैबिन लाइट यहाँ पे एक दी गई है, लेकिन रिबॉन में यहाँ पे रीडिंग लाइट्स भी आती थी जो कि इस गाड़ी में नहीं दी गई। बाकी बैक पे यहाँ पे कोई एयरमेट्स वगैरह नहीं आते, जस्ट यहाँ पे सीट बेल्ट्स आती हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में R18 आता है। ये इंजन सिविक रिबॉन से आना शुरू हुआ है और सिविक रिबर्थ और 10th जनरेशन दोनों में आया है। ये काफ़ी पावरफुल इंजन है जो कि 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और ये स्पोर्टी साइंस के लिहाज से काफ़ी सफिशिएंट है। 1800 सीसी कार्स मोस्टली ग्रैंडी वगैरह, एलेंट्रा वगैरह इतनी ही हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती हैं और इसके साथ ट्रांसमिशन प्रॉस्मेटिक आती है जो कि रिबॉन में भी आती थी, लेकिन इसमें क्योंकि इको मोड दे दिया गया था तो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी एज़ कम्पेयर टू रिबॉन थोड़ी बेहतर थी। और उसके अलावा इसमें जो एक और प्लस पॉइंट है एज़ कम्पेयर टू रिबॉन वो ये है कि इसमें जो स्टीयरिंग व्हील है ये EPS आता है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, जबकि सिविक में ये हाइड्रोलिक वाला आता था। तो इस गाड़ी के स्टीयरिंग की मेंटेनेंस कॉस्ट भी ना होने के बराबर है, जबकि रिबॉन में एक स्टीयरिंग का काफ़ी नॉन फॉल्ट है। बाकी इस गाड़ी में ABS भी आती है, ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं आता और इसके बोनट के अंदर कोई इंसुलेशन नहीं दी गई, जो कि मेरे ख्याल से होता तो अच्छी बात थी। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो रिबर्थ में जो टायर साइज़ आता था वो था 195, 65 और 15। इस गाड़ी में 15 इंचज़ के रिम आते थे सेम डिज़ाइन के साथ, लेकिन इस स्पेसिफिक कार में 16 इंचज़ के रिम इंस्टॉल्ड हैं और टायर इसमें सिविक एक्स वाला लगा हुआ है BJ Luxury प्लस। ये टायर मेरे ख्याल से कोई इतना बढ़ेगा नहीं है, अगर आप इसमें कोई मिशन वगैरह का टायर डाल दें तो इसकी ड्राइव कंपैरेटिवली इससे बहुत बेहतर हो जाएगी। बाकी इसमें ये साइड स्कर्ट्स जो हैं ये आफ्टर मार्केट लगी हुई हैं। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है, बैक पे होंडा का लोगो और फ्रंट पे इसमें लॉक अनलॉक और ट्रंक रिलीज किया गया है और ये बेसिकली जैक नाइफ की है। इसमें ऊपर ये बटन दिया गया है जिसको दबा के आप इस गाड़ी की फिजिकल की को निकाल सकते हैं, जिससे आप इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। इसमें स्मार्ट एंट्री वाला ये कीलेस एंट्री वाला फीचर नहीं है, बट स्टिल इट्स ओके, इस फिजिकल की से आप इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं इस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करने वाला हूँ ये फाइंड आउट करने के लिए कि ये कार एज़ कम्पेयर टू अदर सिविक्स या अदर कार्स कितनी डिफरेंट है। अगर बात की जाए सिविक की, तो सिविक हमेशा से ही एज़ कम्पेयर टू क्रोला ये सिटी थोड़ी हार्ड रही है, होंडा होती हार्ड है। मैंने सिविक की 8th जनरेशन भी चलाई हुई है, रखी हुई है, 9th जनरेशन भी और उसके बाद 10th और 11th जनरेशन भी चलाई हुई हैं, तो इनकी ड्राइव में कोई खास फ़र्क नहीं है। अगर आप RS टर्बो लेते हैं तो वो थोड़ी तेज़ ज़्यादा होती है, लेकिन सस्पेंशन के लिहाज से ये गाड़ियाँ ऑलमोस्ट आइडेंटिकली होती हैं। ब्रेकर पे, खड्डों पे इनका काफ़ी हार्श रिस्पॉन्स आता है। अगर बात की जाए पावर की, तो ये कार काफ़ी पावरफुल है। इसमें R18 इंजन आता है जो कि रिबॉन से आना शुरू हुआ है और रिबॉन, रिबर्थ और सिविक एक्स तीनों में R18 इंजन आया है जो कि काफ़ी पावरफुल इंजन है। ट्रांसमिशन गाड़ियों में प्रॉस्मेटिक आती है जो कि ठीक है, आई गेस अगर CVT हो तो वो बेहतर थी। CVT इसमें सिविक एक्स में आ गई थी, बट इसमें प्रॉस्मेटिक है। इसकी फ्यूल एफिशिएंसी की बात की जाए तो रिबॉन एवरेज कम देती थी, विद इन सिटी तकरीबन 8-10 की। ये गाड़ी इसमें इको आ गया था, जिसकी वजह से इस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी एज़ कम्पेयर टू रिबॉन थोड़ी बेहतर है। ये गाड़ी भी आपको 11-12 तक की एवरेज दे देती है और सिविक एक्स में CVT ट्रांसमिशन आ गई है, जिसकी वजह से उसकी फ्यूल एफिशिएंसी इससे भी बेहतर है। बाकी परफॉर्मेंस के लिहाज से मेरे ख्याल से रिबॉन सबसे ज़्यादा बाहर थी, क्योंकि उसमें फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा फोकस थी नहीं। वो गाड़ी भागने के लिहाज से इस गाड़ी से बहुत बाहर है। बाकी इस गाड़ी की आपको जो एवरेज ऑयल चेंज की कॉस्ट आती है वो है 5 से 7 हज़ार रुपये, जो कि ठीक है, आई गेस नॉट बैड। स्पेसिफिक कार की डिमांड 27 लाख रुपए है। सिविक रिबर्थ वैसे पाकिस्तान में आपको 25 से 35 के बीच में मिल जाती है, डिपेंडिंग अपॉन मॉडल ईयर एंड कंडीशन। ये गाड़ी 27 लाख की है और ये न्यू दी मोटर्स पे लिस्टेड है। अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई और स्पेसिफिक डिटेल्स चाहिए इस गाड़ी के बारे में तो आपको ये भाई गाइड कर देंगे। जी, ये गाड़ी जो है 2013 मॉडल है, इस्लामाबाद का नंबर लगा हुआ है। 1,17,000 किलोमीटर इस गाड़ी की टोटल माइलेज अभी तक है। उसके अलावा अगर इसके इंटीरियर की बात की जाए तो इंटीरियर इसका अभी तक जो है काफ़ी लश है, काफ़ी साफ़ सुथरा है, अपनी मिड कंडीशन में है। टोटल गाड़ी अपने ओरिजिनल पेंट के अंदर अवेलेबल है और इसके अलावा और भी मेरे पास गाड़ियाँ जो है न्यू दिन के ऊपर हमारे पास अवेलेबल होती हैं, जिसमें यूज़ गाड़ियाँ भी आ जाती हैं, 0 मीटर भी आ जाती हैं। बुकिंग एंड रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस सर्विसेज भी आपके पास हाजिर है। तो अगर आपको और किसी गाड़ी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप मेन मरी रोड सदर रावलपिंडी पे न्यू दिन मोटर्स को विजिट कर सकते हैं।
ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।